सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। आज हम लोग करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इससे, दैट इज़ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। सिर्फ एटमॉस्फेयर ही नहीं करने वाले हैं आज के लेक्चर में, बल्कि इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें करने वाले हैं, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ऑलराइट, वॉइस इज़ नॉट प्रॉपर। अच्छा, क्या दिक्कत है? ठीक है, हिस्ट्री क्विज भी अपलोड हो जाएंगी धीरे धीरे। किसान आंदोलन करवा दो, क्यों नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। तो ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये है हमारी अर्थ, द मदर अर्थ, प्यारी अर्थ। और इसके अराउंड ये आपको डिफरेंट लेयर्स जो देखने को मिल रही हैं, इट इज़ द एटमॉस्फेयर। ये है वायुमंडल। वायुमंडल की अगर बात करें तो इसी की वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ में। लेकिन अगर मैं बोलूँ सिर्फ इसी की वजह से पॉसिबल है तो ये कहना गलत होगा। कारण क्या है? कारण ये है, उससे पहले हम एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में डिफरेंस समझेंगे। कारण ये है कि इस हाइड्रोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर नहीं, हाइड्रोस्फीयर, सॉरी, यहाँ पे चलो वो दो चीज़ें तो ठीक है, बट जो लाइफ जो पॉसिबल है वो है पॉसिबल ड्यू टू बायोस्फीयर। अब बात ये आती है कि बायोस्फीयर होता क्या है। तो बायोस्फीयर की वजह से लाइफ पॉसिबल है। एंड बायोस्फीयर होता क्या है? बायोस्फीयर है एटमॉस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर का यूनियन हम बोल सकते हैं। ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ग्रीन वाला, दिस इज व्हाट योर बायोस्फीयर। अगर अगर सोचो एटमॉस्फेयर ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो तो सांस नहीं ले पाएंगे। एटमॉस्फेयर जब मैं बोलता हूँ वायुमंडल, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, या फिर इसका हम बोल सकते हैं कि एक गैसेस का गुबार है ये। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एनवेलप ऑफ गैसेस। गैसों का ये गुबार है, एनवेलप ऑफ गैसेस जो हमें सराउंड कर रही हैं। तो अगर गैसेस नहीं रहेंगी, ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगी, तो सांस हम कहाँ से लेंगे? ठीक है, सिंपल। लिथोस्फीयर क्या है आप देख चुके हैं। लिथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट, पूरा क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, जहाँ पे हम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ना हो, सिर्फ मैग्मा ही मैग्मा हो, तो सोचो मैग्मा में तैर रहे हैं या फिर एटमॉस्फेयर में उड़ रहे हैं। ये शक्तियाँ तो अभी भगवान ने हमें दी नहीं है, तो इस वजह से लिथोस्फीयर की भी सख्त आवश्यकता में पड़ती है। टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्फीयर, अगर जल ही नहीं होगा, वाटर ही नहीं होगा, तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बायोस्फीयर इज अ बिगर टर्म, बी से बायोस्फीयर एंड बी से बिगर टर्म। ऑलराइट, नॉट टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण का विकास कैसे हुआ, कैसे ये जो एटमॉस्फेयर देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, या फिर सबसे पहले पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, याद आ रहा है आपको? एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। देन हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम, किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ। डिफरेंट तरह की हमने थ्योरीज पढ़ी। जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो बिग बैंग थ्योरी आती है, जब सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो नेबुलर लैप्लेस थ्योरी आती है, जो एडविन हबल ने दी थी, बाद में उसको मॉडिफाई किया था लैप्लेस ने। ठीक है, और लेमाइटर ने दिया था आपका बिग बैंग थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पे। उसी तरह से एटमॉस्फेयर किस तरह से इवॉल्व हुआ ये भी जानना जरूरी है। अर्थ की एज कितनी, जरा बताइए कमेंट में, अर्थ की एज कितनी है? तो अर्थ की एज हमने देखा था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है, यानी इतने साल पहले हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ये माना जाता है, जो हमारे ज्योग्राफिस्ट मानते हैं। इसी टाइम पे ही एटमॉस्फेयर का भी धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। लेकिन इस टाइम तक जो हमारी अर्थ बनी, इट वॉज अ बैरन लैंड। जब अभी ग्रीनरी देख पा रहे हैं, वाटर देख पा रहे हैं, इतना ये इस अमाउंट में नहीं था उस टाइम पे। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे लाइफ नहीं थी। ये एकदम हॉट डेजर्ट और बहुत ही धधकती हुई बोल सकते हैं कि एक प्लैनेट था ये अर्थ, जैसे कि बाकी सारे प्लैनेट्स हमारे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ धीरे धीरे होना स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले एक्टिविटी ये होती है कि जब हमारा एक्चुअल में अर्थ बना था, तो इसमें मेन जो कॉम्पोजिशन था वो था हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का, ये डोमिनेट कर रही थी उस समय। तो पहले स्टेज में ये हुआ लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, लॉस ऑफ
प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है ये कि जो पहले से वातावरण एग्जिस्ट कर रहा था उसका लॉस हुआ, प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। अब ये लॉस कैसे हुआ? लॉस हुआ बाई सोलर फ्लेयर्स, बाई द एक्शन ऑफ सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स आई और बोली चलो निकलो, तुम्हारा टाइम अब जा चुका है यहाँ से, ठीक है। तो हाइड्रोजन हीलियम यहाँ पे लॉस हो गई। दूसरा स्टेप में क्या हुआ? इजेक्शन और आउटपोरिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर। ये क्या है? अर्थ के इंटीरियर से गैसेस निकली। अर्थ के इंटीरियर से गैसेस निकली, बिल्कुल। सोचो कैसे निकली होंगी, दिमाग लगाओ कैसे निकली होंगी। अर्थ के इंटीरियर से गैसेस कैसे निकली होंगी? थोड़ा दिमाग लगाइए। वोल्केनो के थ्रू, है कि नहीं? तो वोल्केनो के थ्रू जब ये मैग्मा निकलता है तो सिर्फ मैग्मा नहीं कि चलो पानी पानी निकला है, ठीक है, तो इसके थ्रू गैसेस भी निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारी। तो उसके थ्रू यहाँ पे CO2 मीथेन जैसी गैसेस निकल के आई। अब ये जब CO2 मीथेन जैसी गैसेस निकल के आई तो यहाँ पे जो कुछ लिविंग क्रिएचर्स थे जैसे लाइक एल्गे वगैरह, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फोटोसिंथेसिस नाम की एक अभिक्रिया की, जिसको कि हम हिंदी में बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में मॉडिफिकेशन बाय द थर्ड स्टेप को हम बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे जीव जगत थे उनके द्वारा संशोधन किया गया एटमॉस्फेयर का, मॉडिफिकेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला हुआ कि भाई प्रारंभिक वातावरण चला गया, ठीक है, पृथ्वी के गर्म जो आंतरिक भाग है उससे गैसेस निकली, और मॉडिफिकेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉडिफिकेशन कैसे हुआ? तो जैसे फॉर एग्जांपल एल्गे है, तो जो CO2 निकली अंदर से उसको उन्होंने लिया, O2 को निकाला, उस O2 की वजह से फर्दर जो है लाइफ पॉसिबल हो पाई अर्थ में। तो ये 3 स्टेजेस हैं एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में, कि किस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर बना। इज दैट क्लियर? और एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। और ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर क्यों टिका हुआ है अर्थ में, क्यों टिका हुआ है। बाकी तो अगर हम देखते हैं जैसे मून है तो वहाँ पे हमें मास्क लगा के जाना पड़ता है, ऑक्सीजन मास्क, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। या फिर बाकी और भी हमारे प्लैनेट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है। जैसे मून की अगर बात करें तो अर्थ के कंपैरिजन में वहाँ पे ग्रेविटी 1/6 है। तो ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये जो टिका हुआ है अर्थ के आसपास, इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारा ग्रेविटी ऑफ अर्थ का, गुरुत्वाकर्षण बल का। क्लियर? अब आते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हम पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये हमारी डिफरेंट लेयर हैं, ठीक है। तो ये हमारी लेयर है एक एक करके। वैसे तो मैं आपको समराइज कर दूंगा, नहीं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, कि थैंक यू सो मच दी एक्स, ठीक है। तो माहौल भी वही वाला चल रहा है इस समय, तो इस तरह से याद कर सकते हैं, थैंक यू सो मच दी एक्स। तो इस तरह से आप लेयर्स, डिफरेंट जो हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उनको आप याद कर सकते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये ट्रोपोस्फेयर होता है क्षोभ मंडल, ये होता है समताप मंडल, ये होता है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, ये होता है आपका ताप मंडल यानी थर्मोस्फेयर जिसको हम आयन मंडल या फिर आयनोस्फेयर के नाम से जानते हैं, और ये है बाह्य मंडल। अब एक एक करके हम सारे मंडलों के बारे में पढ़ेंगे, सारे जो हमारी लेयर्स हैं वो पढ़ेंगे। अब बाकी चीज़ें यहाँ पे जो बनी हुई हैं, लिखी हुई हैं, सबको एकदम अभी हटा दो अपने दिमाग से, बस एक एक करके हम लोग देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर पे आते हैं, क्षोभ मंडल पे आते हैं, ठीक है। तो क्षोभ मंडल जो है ये सबसे निचली परत होती है, यानी कि जो हम लोग रहते हैं। अब ये अर्थ है, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे, इसको मैं हटा दूंगा नहीं होगा तो। ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। तो इसकी पहली लेयर ये होगी ना, पहली लेयर हमारी कौन सी होगी? ट्रोपोस्फियर होगी। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना ड्रॉ किस तरह से मैं कर रहा हूँ, एक चीज़ को नोटिस करना तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये है ट्रोपोस्फियर। अब ये हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इतना तो सबको पता होगा कि हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, ना कि अर्थ के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, तो इतने लंबे तो है नहीं, क्योंकि इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो रफली 12-13 किलोमीटर है। तो इतने तो भाई कोई लंबा आदमी होता नहीं 12-13 किलोमीटर, किसको पार करके भी रह रहा है, ठीक है। तो हम रहते हैं ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल पे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर कि हम ट्रोपोस्फियर पे रहते हैं, यानी कि जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, जितने भी मौसमी घटनाएं होंगी, जितने भी वेदर फिनोमिना होंगे, ऑल वेदर फिनोमिना। अब यहाँ पे एक एक करके पॉइंट हमें लिखने हैं, ठीक है। ऑल जो वेदर फिनोमिना हैं वो यहीं पे होते हैं, जितने भी मौसमी घटनाएं हैं वो इसी परत में होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जितना एटमॉस्फेयर का पूरा मास है ना, जितना भी मास है उसका 80% ट्रोपोस्फियर में ही है, 80% ऑफ। और ये मास किसका है? ये गैसेस का मास है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है क्या? एनवेलप है गैसेस का, गैसों का गुबार है। तो 80% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज इन ट्रोपोस्फियर,
ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में। अब ये ट्रोपोस्फियर भी ना, ये ट्रोपोस नाम का एक लैटिन वर्ड है, उससे ये ओरिजिन हुआ है ट्रोपोस। ट्रोपोस का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैसेस, बिकॉज यहाँ पे गैसेस बहुत सारी हैं, तो ये लैटिन वर्ड ट्रोपोस से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैसेस। इस पर भी आई थिंक एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। मैंने तुमसे बोला था एक चीज़ ध्यान से नोटिस करना कि मैं किस तरह से ऊपर वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऊपर वाली लाइन पता है क्या है? इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉस। ये क्या है? ट्रोपोपॉस। अभी इन सबको मैं हटा दूंगा, तो अगर कोई नोट्स बना रहा है, वैसे तो आपके नोट्स में मिलेगा जो लोग बैच में हैं, नहीं है तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है अभी। तो ट्रोपोपॉस है ये। ट्रोपोपॉस वो लाइन होती है जहाँ से हमारी ट्रोपोस्फियर खत्म होती है और अगली लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल, वो चालू होती है। अब मैंने ये एक यहाँ पे कॉन्शियसली इस चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ किया है कि यहाँ पे आप देखें थिकनेस कम है, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है ट्रोपोस्फियर की, यहाँ पे अगेन कम है। तो ये जो है ना एंड्स, ये हैं पोल्स, ये ध्रुव हैं, पोल्स हैं। पोल्स आप जानते हैं ना, जैसे ये हमारी अर्थ है, सेंटर पे बल्ज्ड है और जो पोल्स है वहाँ पे फ्लैटेंड है। हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ का शेप क्या है, जरा कमेंट में बताइए जल्दी से। अर्थ की हमारी इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है, पोलर रेडियस कम है, सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो पोल्स पे ये हैं पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल। पोल्स पे ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो कम होती है, इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे ज़्यादा होती है। अब बात ये आती है कि क्यों होती है और कितनी होती है, ठीक। तो पहले क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पे, ये हमने पढ़ा था कि इक्वेटर पे डायरेक्ट की सन की रेज रिसीव होती हैं ऑल थ्रू आउट द ईयर, सिंपल। यहाँ पे कभी डायरेक्ट रेज रिसीव नहीं होती है, यहाँ पे तो हमेशा स्लैंटिंग रेज रिसीव होती हैं। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इक्वेटर से, स्लैंटिंग रेज बढ़ती जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पे जो कन्वेक्शन सेल्स डेवलप होंगे, कन्वेक्शन सेल्स का मतलब एक तरह से इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन, तो वो ऊपर तक ज़्यादा होंगे क्योंकि हीट ज़्यादा है, तो वो हीट की वजह से ऊपर तक ट्रोपोस्फियर जाती है। तो क्या ऊपर किसी ने लाइन खींच रखी क्या कि ओहो हो यहाँ से जो ट्रोपोस्फियर खत्म हो गई, तभी हम सोचे कि यहाँ तक ट्रोपोस्फियर क्यों हुई, वो देखो लाइन जा रही ट्रोपो, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे पता चलता है? पता ऐसे चलता है कि टेम्परेचर आपका किस पॉइंट तक घट रहा है, बिकॉज ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है और कहाँ से हमें डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। इससे हमें पता चलता है, जैसे कि हमें क्रस्ट मैंटल कोर में पता चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे तो चलो फिर भी हम ऊपर जा चुके हैं, अंदर अर्थ के इंटीरियर में तो हम लोगों ने देखा था कि एक सर्टेन पॉइंट तक ही हम जा पाए हैं, ठीक है। अभी ना तो हमने पूरा मेंटल एक्सप्लोर किया, कोर तो छोड़ ही दो, बट फिर भी वहाँ पे ऐसा कोई जो हमने डिसकॉन्टिन्यूटीज़ पढ़ी थी, वो ऐसा नहीं कि कोई लाइन बनी हुई, वो देखो लाइन बनी, वो तो हम कि यहाँ से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं तो उसके हिसाब से हमने डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम रख दिया था, क्लियर है। और अर्थ का हमारा शेप है जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड। अब बात ये कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे कितनी इनकी थिकनेस। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये चीज़ आप सारी चीज़ें समझिए कि ट्रोपोपॉज और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या यही जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जब मैंने आपको बताया था कि थिकनेस इनकी कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है इसकी ट्रोपोस्फियर की। तो ट्रोपोस्फियर की पोल्स पे होती है, ध्रुवों पे होती है 8 किलोमीटर और इक्वेटर भूमध्य रेखा पे होती है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो ऑन एन एवरेज अगर हम निकालेंगे, औसत निकालेंगे इसका, तो निकल के आता है 13 किलोमीटर। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करिए तो 13 किलोमीटर ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कि एवरेज थिकनेस कितनी, तो ट्रोपोस्फियर की 13 किलोमीटर एवरेज थिकनेस, ठीक। चौथी चीज़ पे आते हैं, व्हाट इज दिस? ये है कि ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, ठीक है, यानी कि ऑन मूविंग अबव टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, तापमान घटता है। और इस चीज़ को हम बोलते हैं लैप्स रेट, घटने की दर। किसके घटने की दर? टेम्परेचर की। बात ये आती है, मतलब तुम लोग थोड़ा सोचो, टेम्परेचर क्यों घट रहा होगा, टेम्परेचर क्यों घट रहा होगा। अब जैसे कि यहाँ पे कहीं सन होगा, मान लो ये सन है, ठीक, ये मैंने सन ड्रॉ कर दिया। अब सन रेज ऐसे आ रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, कायदे से तो देखा जाए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, यहाँ कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यानी ऊपर जाने में गर्मी बढ़नी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। घट क्यों रहा है? वाई टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग इन द ट्रोपोस्फियर, लैप्स रेट क्यों हो रहा है? और मैं आपको बताऊं लैप्स रेट की दर कितनी है, घटने की दर कितनी है। तो ये है 1 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। अब रीज़न समझो, ये अर्थ सरफेस है, ये है हमारा कहीं पे सन, ठीक, ये सन है, ये सन रेज आ रही हैं, इसको बोलते हैं जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आतपन हिंदी में बोलते हैं। आ तपा दे मुझे, ठीक है। तो ये है इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन।
अब ये जब इंसोलेशन आता है ना, तो जितनी भी गैसेज हैं हमारे ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, यहाँ पे मैं गैसेज को ड्रॉ कर लेता हूँ, 2 कलर में मैं ड्रॉ करूँगा, तो 2 तरह की हमारी गैसेज होती हैं, ठीक है। ठीक है, ये गैसेज मैंने ड्रॉ की है, ऑलराइट। और अभी गैसेज का कॉम्पोजिशन क्या होता है ट्रोपोस्फियर में, वो भी अभी देख लेंगे। और ये दूसरी टाइप ऑफ गैसेज हैं जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, ये सारी गैसेस बोलती हैं आने दो जितना आ रहा है आने दो ठीक है। और उसके बाद जब ये स्ट्राइक होती है ना, ये इंसोलेशन यहाँ पे, तो रिफ्लेक्ट बैक करती है, ये रिफ्लेक्ट बैक करती है, और इसको बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, स्थलीय, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोल देते हैं इसको हम, ठीक। जो हमारा एटमॉस्फियर है, वायुमंडल है, वो इसकी वजह से हीट नहीं होता है, वो इसकी वजह से हीट होता है। कैसे? ये जितनी गैसेज हैं बोलती आने तो जितना आ रहा है, लेकिन जब ये निकल के जाती है ना, तो ये जो हरी वाली गैसेज है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो ब्लू कलर से जो गैसेज मैंने ड्रॉ कर रखी हैं, या फिर ये मान लो, ठीक है, कोई एक कलर कंसीडर कर लो, जो ब्लू गैसेज हैं वो बोलती हैं कहाँ जा रही हो, मतलब रेस से, तो बोलते हैं कि यहीं पर रहो, तो इनको ट्रैप कर लेती हैं, ये किसको, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। और क्योंकि ये ट्रैप कर लेती हैं, तो बस इसी की वजह से ही हीट होता है हमारा एटमॉस्फेयर। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, गैसेस जो हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोक लेती हैं एस्केप करने से, बाहर जाने से। इसकी वजह से हमारा जो हीटिंग होता है एटमॉस्फेयर का, वो ग्रीन हाउस। अब जब मैंने ये वर्ड बोला, तो आप मुझे बताओ जल्दी से कमेंट में, आपके दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग आई कि पॉजिटिव फीलिंग आई, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छी चीज़ है कि गंदी चीज़ है? कॉमेंट में बताइए जल्दी से। तो ये जो गैसेज हैं ना, ब्लू वाली, जो ब्लू वाली गैसेज हैं, ये ब्लू गैसेज हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं जो ये गैस करती हैं, तो जो ये गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन नमक की तरह, नमक अगर थोड़ी क्वांटिटी में डाला जाए तो अच्छा लगता है, ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए तो ख़राब लगता है। कैसे? ग्रीन हाउस अगर इफेक्ट ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ में। सोचिए, गैसेस अगर हीट को ट्रैप ना करें, सारी हीट एस्केप कर जाए ठंड के मारे, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, जैसे कि अंटार्कटिका में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे हम लोग जीवित हैं तो क्यों है? अगर यहाँ पे एकदम बर्फ ही बर्फ हो, एकदम कायदे की बर्फ, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है? नहीं है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से लाइफ पॉसिबल है। लेकिन आपके दिमाग में पक्का नेगेटिव कॉनोटेशन आया होगा। कारण क्या उसका, कि हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेज, ये सब इनको लिमिट करना। क्यों लिमिट करना है? क्योंकि हमने ये ब्लू वाली गैसेस, ग्रीन हाउसेस गैसेस को इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में डाल दिया है, इतना ज़्यादा डाल दिया है कि वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर का बढ़ गया। और उस टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारे आइलैंड देश हैं, जैसे मालदीव जैसे छुटपुट पुटपुट वाले देश, तो ये सब अगर यहाँ पे, क्योंकि ओशन वाटर रेज होगा, ओशन लेवल रेज होगा, तो ये आइलैंड जैसे कंट्रीज़ के डूबने के खतरे हैं। ये तो मैंने एक खतरा बताया, इसके ना जाने और कितने खतरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके थ्रू हम इन ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं एटमॉस्फेयर में। देखिए, जो हमारे ओशंस हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, उनकी एक कैपेसिटी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जितना उनकी कैपेसिटी नहीं है, उससे ज़्यादा भी हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो आपके कॉप होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती रहती है UNFCCC के, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से, जैसे 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हमें लिमिट करना है किसको, इन ग्रीन हाउस गैसेस को, या फिर इस ग्लोबल वार्मिंग को, ये राइज इन टेम्परेचर को लिमिट करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें किस तरह से गैसेस का कॉम्पोजिशन है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, देन ऑक्सीजन रफली 21%, ऑर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0367%, और हो सकता है कि आपके 0.037 ना हो, 0.04% हो, तो वो भी आपका सही होगा। ऑलराइट, एंड देन नियॉन, ये परसेंटेजेस, ये कार्बन डाइऑक्साइड तक आपको रटे हुए होने चाहिए। ये परसेंटेजेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लेना कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट आपकी इनर्ट गैस, या फिर अगर हम बात करें कि जो गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, तो इनर्ट गैस ऑर्गन है सबसे ज़्यादा। अभी हमने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, जब पढ़ेंगे आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि इनर्ट गैस होती है, 18th ग्रुप में आती है। खैर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे हम पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पर अबंडेंट है नियॉन। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं। ऑलराइट, बाकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की भी। तो यहाँ पे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दीज ऑल आर ग्रीन हाउस गैसेस, वो गैसेस जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं।
ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CO2 सबसे ज़्यादा 79.4%, और मैं आपको बता दूँ इससे भी ज़्यादा परसेंटेज में होता है वाटर वेपर। जो वाटर वेपर होता है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन हम CO2 को बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। वो तो इतना वाटर वेपर तो अपने आप बनता है, बट CO2 को हम बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं। मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको कि हम लाफिंग गैस, हास्य गैस के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमारी क्या एक इनर्ट गैस है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, सॉरी इनर्ट बोल रहा हूँ, ग्रीन हाउस गैस है। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी नहीं है, ठीक है। और ओजोन, अभी ये ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना जो हमारी ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन पाई जाती है, जो क्षोभ मंडल में, वो ग्रीन हाउस गैस होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रोपोपॉज के बारे में आपको बता दें। ट्रोपोपॉज क्या है? तो ट्रोपोपॉज वो लाइन है जहाँ से ट्रोपोस्फियर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फियर यानी कि अगला जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, समताप मंडल, वो चालू होता है। इज दैट क्लियर? ठीक। और अपर ट्रोपोस्फियर में एक विंड ब्लो होती है, ध्यान रखना, वो हम आगे भी पढ़ेंगे उसके बारे में, जब मानसून वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो एक जेट स्ट्रीम करके हम विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स या फिर जेट धाराएं। ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये बहुत ही तेज वेलोसिटी में ब्लो करने, वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर, कमेंट बताओ। तो जेट स्ट्रीम बहुत ही तेज वेलोसिटी में ब्लो होने वाली विंड है, जो कि रफली अगर हम बात करें ट्रोपोपॉज यानी अपर ट्रोपोस्फियर में रफली 9 से लेकर 13 किलोमीटर में ये ब्लो होती हैं बहुत तेज़ स्पीड में, ठीक है। ये हमारे इंडियन मानसून को इफेक्ट करती हैं। ये साथ ही साथ हमारा जो सर्दियों में जो बारिश होती है वो जेट स्ट्रीम्स ही लेके आती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो वो हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है हमारी कौन? वेलोसिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप यहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। एक चीज़ और, ये हीट बजट क्या होता है? व्हाट इज़ दिस हीट बजट? हीट बजट का मतलब ये होता है कि जो हमारी अर्थ में जितना भी आ रहा है इंसोलेशन, देखिए सन ने वहाँ से फेंक के मारा इंसोलेशन, तो ऐसा नहीं कि ये बताओ जल्दी से कि सनलाइट कितने टाइम में आती है, रीच करती है हमारी अर्थ पे, ठीक है। तो और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर किसकी वजह से हीट हुआ? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लेकिन अर्थ की जो सरफेस है वो इंसोलेशन की वजह से ही हीट हो रही है। ये जो सरफेस है इस पे तो इंसोलेशन ही पड़ रहा है ना। वैसे ये पूछेगा नहीं इतना डीप में, लेकिन फिर भी इतना कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया तो ये भी सीख ही लो, ठीक है। बात अगर करें हीट बजट क्या है, तो हीट बजट का मतलब सिर्फ इतना है, मैं आपको बताता हूँ इन शॉर्ट, नहीं तो बहुत ही डीप है कि इतना यूनिट आया, इतना यूनिट एब्जॉर्ब हुआ, इतना यूनिट वो हुआ, सारी चीज़ें। तो देखिए क्या होता है, जितना मान लो 100 यूनिट वहाँ से चल के आया सन से, काफ़ी रिफ्लेक्ट हो जाता है, काफ़ी एब्जॉर्ब हो जाता है। बाहरी जो हमारा वायुमंडल है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, वायुमंडल के बाहर वाला हिस्सा, जो हमारे बादल वगैरह वो सब। तो नेट में यहाँ पे जो स्ट्राइक करता है वो रफली आप ये मान के चलो 51 यूनिट करता है, 51% करता है। और उसमें से कुछ ये जो हमारा ये ना अर्थ सरफेस, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रफली आप ये मान के चलो 34 यूनिट जो है 34% एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी वजह से वाला इंसोलेशन की वजह से हीट होता है हमारी अर्थ की सरफेस। एटमॉस्फेयर तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीटअप होता है। तो मेन हीट बजट का मतलब ये होता है कि जो हमारी अर्थ है वो अपना टेम्परेचर जो है, तापमान वो मेंटेन करके रखती है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, वो उसका मतलब होता है हीट बजट। और ये जितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ रफली 17% या फिर 17 पार्ट जितना स्ट्राइक किया उसमें से रिफ्लेक्ट होता है, इसको बोलते हैं अल्बीडो। क्या बोलते हैं इसको? अल्बीडो बोलते हैं। अल्बीडो क्या है? जो हमारी रिफ्लेक्ट हुई क्या इंसोलेशन, जो आतपन है, इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, वो जो रिफ्लेक्ट हुई उसको हम बोलते हैं अल्बीडो। अल्बीडो का मतलब है रिफ्लेक्ट होना। अब हर सरफेस की अलग अलग रिफ्लेक्टिंग पावर होती है। जैसे कि इंसोलेशन अगर अर्थ में यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है तो कुछ ग्राउंड में स्ट्राइक किया होगा, कुछ बर्फ़ के ऊपर स्ट्राइक किया होगा, कुछ फॉरेस्ट के ऊपर स्ट्राइक किया होगा, कुछ डेजर्ट में जाके स्ट्राइक किया होगा, क्योंकि हमारे तो इतना डाइवर्स है हमारा अर्थ, तो ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है अल्बीडो में कि 4 आपको ऐसे दे देगा ऑप्शन या फिर 4 जितने भी देगा, और उसको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछ लेगा। पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए अल्बीडो होता है क्या। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अल्बीडो का मतलब है कि कितना इंसोलेशन रिफ्लेक्ट वापस जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप इसको परावर्तन बोलेंगे आई थिंक हिंदी में। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा फ्रेश स्नो का होता है, बर्फ का सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखना, फ्रेश स्नो का, देन आइस का, देन कंक्रीट का, देन डेजर्ट का, देन ग्रीन ग्रास का, देन बेयर सोल। क्या पूरा याद करना है? नहीं, ये रट के रखना कि स्नो का, बर्फ़ का सबसे ज़्यादा होता है बस। और उसके बाद ये ध्यान रखना कि देन डेजर्ट है और देन हमारी जो ग्रास एंड देन फॉरेस्ट है। बस इस तरह से थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, अल्बीडो के बारे में, राइट। तो अल्बीडो भी आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ टेम्परेचर इन्वर्जन। अभी हम स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर किए नहीं है सर, ठीक है, एन मैम ठीक है, अभी हम समताप मंडल पे आए नहीं है, अभी हम ये लास्ट टॉपिक है इसको पढ़ेंगे, देन आएंगे स्ट्रेटोस्फीयर में। टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान व्युत्क्रमण। तो ये व्युत्क्रमण क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि ऊपर जाने में टेम्परेचर जो है, तापमान वो घटता है, डिक्रीज़ होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये टेम्परेचर घटने के बजाय बढ़ जाता है। टेम्परेचर ऊपर जाने पे घटा 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 घटा, लेकिन बढ़ जाता है एकदम से। टेम्परेचर ऊपर जाने में
बढ़ जाता है ट्रोपोस्फियर में, जो कि घटना चाहिए था। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है लंबी सर्दियों की रात में, लॉन्ग विंटर नाइट। गेटिंग एक्साइटेड? हाँ, फॉर वॉट? टू स्टडी ना। तो ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग विंटर नाइट में क्या होता है ऐसा? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें एटमॉस्फेयर में के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है लॉन्ग विंटर नाइट में। होता ये है, लॉन्ग विंटर नाइट और जब अगर काम विंड्स होती हैं, विंड बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट नहीं होती है, एंड क्लियर स्काई होता है, एकदम खुला आसमान। हाय है सर तुम ठीक है, तो कोई और कहीं ज़्यादा इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं जाएगा। देखो इसमें होता क्या है, होता ये है कि जैसे हमें पता है कि दिन के टाइम पे इंसोलेशन आता है, ठीक है, दिन के टाइम पे इंसोलेशन आता है और दिन के टाइम पे आता रहता है, और अभी जैसे अभी शाम हो गई, ठीक है, तो शाम से अब जो इंसोलेशन अर्थ ने रिसीव किया होगा उसको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी वो, तो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक। अब मान लो कि रिफ्लेक्ट उसने कर दिया, सुबह हो ही नहीं रही है, इतनी लंबी रात है, सुबह हो ही नहीं रही है, तो आप तो विश कर रहे हो कि ना हो कुछ कारणों की वजह से। लेकिन अर्थ को क्या है, अब अर्थ ने अपनी सारी हीट फेंक दी। अर्थ ने जितना एब्जॉर्ब करना तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया, और जितना रिफ्लेक्ट करना तो उसे रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि अर्थ यहाँ पे ज़्यादा हीट अप हो गई, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, तो टेम्परेचर घट वो कम होता है ऊपर जाने पे। लेकिन अब क्योंकि इसने जितना भी हीट था वो सब एस्केप करे, कोई हीट बचा ही नहीं, तो अब होगा क्या? होगा ये कि नीचे की लेयर ठंडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पूरी इतना लंबी रात है कि अब इंसोलेशन का टाइम अभी आया ही नहीं है। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं इसको। उसके लिए क्या फैक्टर्स होने चाहिए इन्वर्जन के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो नॉर्मल डेज में क्या होता है कि भाई इंसोलेशन चला गया, मतलब सॉरी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से अर्थ हीटअप होती है, ये ज़्यादा हीटअप हो गई, कम 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 कम, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो हीटअप हुआ, ये कब कब तक हीटअप रहेगा भाई? इतनी ठंडी पड़ रही है, सुबह हो ही नहीं रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ऊपर वाला थोड़ा सा गर्म रहेगा रिलेटिवली। ये ठंडा इसलिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये अर्थ के कांटेक्ट में है, और अर्थ क्योंकि ज़्यादा ठंडी है तो इसलिए वो भी ठंडा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। अब मैं ये भी चीज़ आपको यहीं पे तीनों चीज़ें समझाता हूँ कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ हीटअप होती है, ये ऐसे करके हीटअप होती है। तो ये जो सबसे निचली लेयर है ना हमारी अर्थ की, ये सबसे जो निचली लेयर है, ये कंडक्शन की वजह से हीटअप होती है। खाली जगह देख ले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कंडक्शन, इसको प्रवाकत्व बोलते हैं, और दूसरा फिर कन्वेक्शन, एंड देन होता है रेडिएशन, नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, एडवेक्शन। तो ये तीन चीज़ों की वजह से हीटअप होती है हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है। तो अर्थ की जो सबसे निचली लेयर है वो क्योंकि डायरेक्टली अर्थ के कांटेक्ट में है, तो कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है प्रवाकत्व। और कंडक्शन में हीट ट्रांसफर तभी होता है, मैंने तब तुम्हें पहले बताया था, जैसे कि नहीं मैंने बताया था इस तरह से एग्जाम्पल, चूल्हा होता है ना, चूल्हा में एक फुकनी होती है ऐसे करके, है ना, जिसमें से वो फूंक मारी जाती है। तो उसको अगर आप आग में, या फिर कुछ किसी भी चीज़ को, आयरन रॉड को अगर आप आग में इस तरह से रखोगे, उसका एक एंड और दूसरा एंड अगर आप पकड़े होगे, तो आपको एकदम परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम एटम टू एटम, हीट ट्रांसफर हो रही है। तो उसी तरह हीट का ट्रांसफर कंडक्शन है। अगर यहाँ पे कांटेक्ट में है दो चीज़ें तब। कन्वेक्शन में क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। जैसे कि हमारी जो ऊपर की लेयर्स हैं, ये वाली लेयर्स, तो ये कन्वेक्शन के थ्रू हीट अप होंगी। एंड व्हाट इज दिस एडवेक्शन? एडवेक्शन इज हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज ऊष्मा का जो निर्वाह होता है उसको हम एडवेक्शन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट। जो हमारी गर्मियों में लू चलती है वो इसी की वजह से ही बनती है, एडवेक्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। लेकिन अभी एक और है, दैट इज़ फैक्टर ऑन विच इंसोलेशन डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे हमारी, अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ तक किसी को एक डाउट तो नहीं है? देन आगे बढ़ते हैं, देन उसके बाद, क्योंकि ये मेन कॉम्पोनेंट थे आपके, सारी चीज़ हमने देखे यहाँ पे। जल्दी से बताइए, किसी कोई डाउट तो नहीं? ये क्वेश्चन कल CSIR एग्ज़ाम में आया था, कंडक्शन कन्वेक्शन। अच्छा सर समराइज़ कर दो, कर देते हैं सर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। अच्छा अच्छा,
क्लियर नहीं हुआ, लेट ज्वाइन किए तो तुम्हारे लिए फिर से स्टार्ट कर दें। तो इंसोलेशन पे आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमारा सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे पे डिपेंड करता है। अगर सोचो गर्मियों का टाइम है तो दिन बड़े होते हैं गर्मियों में और रात छोटी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है इंसोलेशन ज़्यादा होगा। ठीक। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कितना ट्रांसपेरेंट है ये डिटरमाइन करेगा। मतलब सोचो बादल है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, बादल है एटमॉस्फेयर में, बादल एटमॉस्फेयर में, बादल एटमॉस्फेयर में, तो बादल होंगे तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, जो हीट आई थी वो एस्केप नहीं कर पाएगी, वो एस्केप नहीं कर पाएगी। ठीक है, और अगर बादल हैं तो पहली बात तो वो हीट जो आई है वो आ ही नहीं पाएगी। जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन मैंने तुम्हें क्या बताया था एक पॉइंट, क्लियर स्काई होना चाहिए। क्लियर स्काई नहीं होगा तो क्या होगा, सोचो बादल है यहाँ पे, बादल है यहाँ पे, तो जो हीट एस्केप करेगी उसको बादल रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे, तो यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, वो हीट वापस आ जाएगी। क्लियर है, तो इसी वजह से क्लियर स्काई चाहिए अगर टेम्परेचर इन्वर्जन होना। तभी आपने देखा होगा जब बादल होते हैं, जब बादल होते हैं तो उस टाइम अगर उस टाइम पे गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे सर्दियों का टाइम है अभी, ठीक है, और बादल अगर होंगे तो गर्मी हो पड़ती है, मतलब रिलेटिवली गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये हमने देखा। और अगर कोहरा वगैरह है तो मतलब है कि बादल नहीं, और जब बादल होते हैं तो कोहरा नहीं होता है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जो कोहरा बन रहा है अर्थ की निचली लेयर पे वो इसी की वजह से ही, थोड़ा टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से ही बन रहा है। अगर बहुत जोर की हवा चलती है तो भी कोहरा नहीं होता है, अगर क्लियर स्काई नहीं होता तो भी कोहरा नहीं होता, और लॉन्ग विंटर नाइट नहीं होती है तो भी कोहरा नहीं होता है। गर्मियों में कोहरा होता है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर की, कितना एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है, जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होगा। और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इक्वेटर पे किस तरह से ये इफेक्ट होता है, तो इक्वेटर पे ये ध्यान रखना इस चीज़ को कि इक्वेटर, इसी में ऐड कर लो, इसी में कि ड्यू टू दिस ओनली इक्वेटर रिसीव लेस व्हाट, लेस इंसोलेशन दैन ट्रॉपिक्स। अब अगर मैं आपसे पहले पूछ लेता इस चीज़ को कि बताओ इक्वेटर पे कि ट्रॉपिक्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इतना तो पता होगा ना सभी को। ये कर्क रेखा ऊपर वाली, मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ये 0 डिग्री है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर मैं तुमसे पूछ लेता तुम यही बोलते कि यहाँ पर ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होगा। तुमने जो लॉजिक लगाया वो तो ठीक है कहीं हद तक, लेकिन एक और लॉजिक लगेगा। वो लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ेगी, तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इवापोरेशन होगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो एटमॉस्फेयर कम ट्रांसपेरेंट होगा, कम क्लियर एटमॉस्फेयर होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ इंसोलेशन उतना ही बराबर मात्रा में, ऑलमोस्ट बराबर मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा इवापोरेशन नहीं होता है। और अगर मैं बात करूँ जैसे डेजर्ट्स हो गया, डेजर्ट पे एकदम कायदे का इंसोलेशन मिलता है। क्यों, क्योंकि डेजर्ट पे पानी होता नहीं, और क्योंकि पानी होता नहीं है तो वहाँ पे इवापोरेशन नहीं होगा, तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा, सर एडवेक्शन को अभिवाहन बोलते हैं हिंदी में, अभिवाहन, ठीक है, तो क्लियर स्काई वहाँ पर एकदम होगा, जिसकी वजह से इंसोलेशन ठीक ठाक मात्रा में रिसीव होता रहेगा। इज़ दैट क्लियर। तो ये फैक्टर्स है जिसपे कि हमारा इंसोलेशन डिपेंड करता है, आतपन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और अगर हम बात करें जो डायरेक्ट रेज हैं सन की, वो ज़्यादा हीट करती हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ एंड 0 डिग्री। तो ये वो वाला रीजन है जिसको टॉरिड जोन बोलते हैं, जहाँ पे ऑल मतलब कि डायरेक्ट रेज यहाँ पे सन की रिसीव होती हैं। ये जो होता है ये टेम्परेट जोन होता है, ये जो मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं यहाँ पे, बिकॉज स्लैंटिंग रेज रिसीव होती हैं। स्लैंटिंग यहाँ पे भी रिसीव होती हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों को फ्रिजिड बोलते हैं। तो यहाँ पे भी स्लैंटिंग होती है, लेकिन ये है कि यहाँ पे 6 महीने दिन और यहाँ पे 6 महीने रात। तो हम ये बोल सकते हैं कि किस तरह से इंसोलेशन यहाँ पे एकदम लीस्ट होगा यहाँ पे इंसोलेशन। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं अगली लेयर पे, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। काफ़ी देर बाद समताप मंडल। अब बस थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, यही मेन था ट्रोपोस्फीयर वाला जो था हमारा क्षोभ मंडल। अब ये है हमारा क्या, समताप मंडल। समताप मंडल की अगर बात करें तो इसमें ये ट्रोपोस्फीयर के ऊपर होती है लेयर। इसकी हाइट की बात करें रफली 50 किलोमीटर तक जाता है ये,
13 किलोमीटर ऑन एवरेज हमारा ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हो गया था, उसके ऊपर 50 किलोमीटर्स तक स्ट्रेटोस्फेयर जाता है। यहाँ ऊपर जाने में, ठीक है, विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीजेज, तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता क्यों है, वहाँ पे घट क्यों रहा था वो देखे थे, यहाँ बढ़ क्यों रहा है, बढ़ रहा है बिकॉज 35 किलोमीटर की रफली हाइट में हमें एक लेयर देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, ओजोन परत। ओजोन परत की अगर बात करें फॉर्म कैसी होती है, तो जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, तो जब वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करती हैं तो वो ओजोन का मॉलिक्यूल बना देती हैं O3, ओजोन लेयर यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये ओजोन लेयर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जिससे बनी है उसी से हमको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी रेज होती हैं, हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ओजोन लेयर। इज़ दैट क्लियर? और यहीं पे हमारे जो विमान हैं, जो जेट्स हैं, वो यहीं पे फ्लाई होते हैं। जेट्स फ्लाई इन दिस लेयर, जेट्स फ्लाई इन दिस लेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर होता है एकदम पूरा एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे, और अच्छा कमेंट में जल्दी से बताओ एटमॉस्फेयर का एक्चुअल कलर क्या होता है हमारे। तो जेट्स यहाँ पे उड़ते हैं बिकॉज यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब ओजोन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। ओजोन की अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखना, यही ओजोन अगर ट्रोपोस्फियर में आ जाएगी, क्षोभ मंडल में आ जाएगी, तो वो खतरनाक होती है, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। समताप मंडल में तो बहुत अच्छी है। ओजोन की जो थिकनेस है उसको हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में। एक इकाई होती है इसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए जिसको हम बोलते हैं डॉप्सन यूनिट, ठीक है। और ओजोन डे हम कब मनाते हैं? ओजोन डे मनाते हैं, यहाँ पे लिख दें, ऊपर ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है ना। तो ओजोन डे हम मनाते हैं कब? ओजोन डे 16 सितंबर को। और 16 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? बिकॉज 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल सिटी हुई है कनाडा में, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा में, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हुआ था। क्यों? इसमें ये प्रोटोकॉल किसके रिगार्डिंग था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करने के लिए। व्हाट आर दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जो इस ओजोन लेयर को खतरा पहुंचाते हैं। जो हमारे पहले रेफ्रिजरेटर्स होते थे, AC होते थे, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भर भर के होता था। अभी तो काफ़ी हद तक वो लिमिट हो चुका है। ये ओजोन लेयर को जाके डिस्ट्रॉय करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसकी वजह से होता ये है कि हमारी ओजोन लेयर की थिकनेस कम होने लगती है और अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा रिसीव होने लगती हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। और इसी में एक अमेंडमेंट हुआ था किगाली, रवांडा में, जिसको किगाली अमेंडमेंट बोलते हैं। मॉन्ट्रियल वाला याद करना, किगाली अगर हो सके तो देख लेना, नहीं तो इतना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किगाली अमेंडमेंट था रिगार्डिंग फेजिंग आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि हम ह्यूमन सुधरने वाले नहीं हैं। CFC बंद हुए तो उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ये भी ओजोन लेयर को खतरा पहुंचाते थे, तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट करना पड़ा, किगाली अमेंडमेंट। किगाली जगह का नाम है इन दी अफ्रीका, ऑलराइट, ठीक है। तो ओजोन डे भी हमने देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ता है वो भी देख लिया। 50 किलोमीटर्स तक ये जाती है, दैट मीन्स 50 किलोमीटर्स पे क्या होगा? 50 किलोमीटर्स पे होगा स्ट्रैटोपॉज। स्ट्रैटोपॉज अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कौन सी लेयर होगी। स्ट्रैटोपॉज वो लेयर होगी जहाँ से स्ट्रैटोस्फीयर ख़त्म हो रहा है और अगली लेयर शुरू हो रही है, और अगली लेयर है मेसोस्फीयर, यानी कि मध्यमंडल इसको हिंदी में बोलते हैं। मध्यमंडल में सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी हैं। पहली चीज़, जो मेटियोराइट्स होते हैं, उल्का पिंड हैं, वो इसी लेयर में आके ख़त्म होते हैं। मेटियोराइट्स हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मेटियोराइट ठीक है, वो आते हैं एट मेसोस्फीयर में, जब खत्म होते हैं तो मेटियोराइट बोलते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं तो अर्थ में जाके स्ट्राइक करते हैं और मेटियोर्स बन जाते हैं वो। इज दैट क्लियर? और मेसोस्फीयर की अगर बात करें तो विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, तापमान घटता है ऊपर जाने पे। एंड ड्यू टू दिस इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर इन द अर्थ। कोल्डेस्ट लेयर, सबसे ठंडी लेयर होती है। बस सिर्फ 3 चीज़ें क्लियर है यहाँ तक सभी को कि कोल्डेस्ट लेयर है। देन इसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फीयर, विच इज़ द लास्ट लेयर। अगर हम देखें तो इसको हम आयोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या है? बिकॉज यहाँ पे हमें आयंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, आयंस देखने को मिलते हैं, ऐसे प्लस माइनस इस तरह से आयंस देखने को मिलते हैं। और ये आयंस जो होते हैं ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स को, जो हम रेडियो सिग्नल्स यहाँ से भेजते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके जो हमें सिग्नल्स रिसीव होते हैं वो इसी लेयर से रिसीव होते हैं। जो आयंस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी वजह से थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड। और क्योंकि इसमें ऊपर जाने में विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीजेस, विद हाइट
टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है वो बढ़ता है, इसीलिए इट इज़ दी हॉटेस्ट या फिर वार्मेस्ट लेयर। हॉटेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी है मेसोस्फीयर और सबसे गर्म कौन सी है, थर्मोस्फीयर। इसके बाद हमारा होता है एग्जोस्फीयर, जिसको बाह्यमंडल बोलते हैं। यहाँ पे अब आइए इस वाले फिगर पे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर रफली ये 90 किलोमीटर तक जाएगा, तो ये मेसोपॉज हो जाएगा। मेसोपॉज के पास थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर रफली 800 किलोमीटर, और इसके बाहर जितना भी है जहाँ पे हमारे स्पेसशिप वगैरह रहते हैं, इसको हम एग्जोस्फीयर के नाम से बोलते हैं, बाह्यमंडल। इसके बारे में ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये एग्जोस्फीयर, तो ये हमारी डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती हैं। तो एक बार मैं फिर से चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ, उसके बाद हम अपने दूसरे कॉम्पोनेंट में आते हैं लेक्चर का, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी दी वॉट, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। सबका सही है, ईशा अग्रवाल, निर्मला जी की बेटी। अच्छा, कार्मल लाइन पे भी आते हैं, भी कार्मल लाइन पे भी आते हैं। पहले समराइज़ करते हैं, चलो। अब कामरान लाइन की बात है तो बता ही देते हैं कामरान लाइन होती है। तो कामरान लाइन की अगर बात करें तो ये कामरान अकमल ने ड्रॉ करी थी ठीक है। तो ये कामरान नहीं बोलता, कार्मल लाइन होती है वो, पहली बात तो इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर और जो एग्जॉस्फियर है। तो ये जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फियर है और जो एग्जॉस्फियर है, ये जो लाइन होगी ना, इसको कार्मल लाइन बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं लिख दूंगा उसको भी, बट पहले समराइज़ कर लेते हैं तो हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, ठीक है। तो या तो सभी लोग अगर आंखें बंद करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके भी सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, फिर खुला रखना चाहते हैं तो खुला भी। तो सबसे पहले हमारी ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है। तो ये सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है वो एक गैसों का गुबार है, ग्रेविटी की वजह से टिका हुआ है, डिफरेंट लेयर्स हैं। पहले इस हमारा जब अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन साल पहले, तो इसमें इसके एटमॉस्फेयर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी। तो पहली स्टेज में ये हुआ कि लॉस ऑफ प्री मॉडल एटमॉस्फेयर, जो एक्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम थी, इसका लॉस हो गया, निकल गया यहाँ से। इसके बाद वोल्केनो के थ्रू इजेक्शन हुआ, आउटपोर हुई गैसेस जैसे कि हमारे CO2, मेथेन, ये सब गैसेस निकली। अब ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे थे, जैसे एल्गे वगैरह, छोटे बहुत माइक्रोब्स, उन्होंने मॉडिफाई किया, कैसे CO2 को लिया अंदर और O2 को बाहर निकाला, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे एटमॉस्फेयर पॉसिबल हुआ, इवॉल्व हुआ। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है, वो हमने देखा। बायोस्फीयर इज एक तरह से यूनियन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ठीक है, जैसे आप वेन डायग्राम में वो पढ़ते हो। देन अब हमने पढ़ा एक एक लेयर। ट्रोपोस्फीयर सबसे ज़्यादा हमने जिसमें चीज़ें पढ़ी, क्या क्या चीज़ें पढ़ी। पहले तो हमने क्षोभ मंडल में पढ़ा कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो यहीं पे होती हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ट्रोपोस विच मीन्स मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है क्योंकि इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, और वो घटता किस लिए, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हीटअप होता है। कितना घटता है उसको हम लैप्सेट बोलते हैं। 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है, यानी 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस पोल्स पे कम होती है, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, एंड इक्वेटर्स पे 18 किलोमीटर्स होती है, 18 किलोमीटर होती है। और एवरेज देखें, औसत इसकी थिकनेस होगी 13 किलोमीटर्स। ये लाइन जो सबसे ऊपर होती है इसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं, जहाँ से ट्रोपोस्फेयर खत्म, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। ट्रोपोपॉज को ऊपर बढ़ते ही स्ट्रेटोस्फेयर लेयर हमें देखने को मिल जाती है। और ये तो आई थिंक मैंने बता दिया, जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो यहीं ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि अल्बीडो क्या होता है। तो अल्बीडो का मतलब जैसे यहाँ पे बर्फ़ है, ठीक है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगी इंसोलेशन, इसको बोलेंगे अल्बीडो, या फिर यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगी उसको बोलेंगे अल्बीडो। स्नो का, फ्रेशली स्नो का, आइस का जो अल्बीडो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, देन डेजर्ट्स का, देन फॉरेस्ट का, ठीक है, एंड जो हमारा असफाल्ट होता है उसका अल्बीडो सबसे कम होता है। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, इसमें ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे जेट्स फ्लाई होते हैं, ओजोन लेयर देखने को मिलती है 35 किलोमीटर की हाइट पे, और वो ओजोन लेयर हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत आसान है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, ऑल्टरनेट है, ठीक। तो यहाँ पे अब लेयर होगी स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज वो लेयर है जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर खत्म, आपका समताप मंडल खत्म, और मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर स्टार्ट हो रहा है। मेसोस्फेयर एम से मेसोस्फेयर, एम से मेटियोराइट्स, तो मेटियोराइट्स खत्म हो रहा है यहाँ पे आके, खत्म हो रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कोल्डेस्ट लेयर है, ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, ठीक है। थर्मोस्फेयर सबसे गर्म लेयर है, इसको आयनोस्फेयर बोलते हैं, यहाँ से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, बस बात खत्म, ठीक है। ये 50 किलोमीटर तक, ये रफली 90 और ये रफली 800, और इसके बाद जो है ये लाइन है कार्बन लाइन। तो कार्बन लाइन क्या है, और ये गैसेस का हमें पता होना चाहिए किस तरह से कॉम्पोजिशन होता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, ऑर्गन 0.9 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.037% में हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो कार्बन लाइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज दिस कार्बन लाइन, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था, एस्टेरॉयड बेल्ट पढ़ा था, ठीक है। और क्यूपर बेल्ट क्या होता है, जरा बताइए क्यूपर बेल्ट क्या होता है। तो कार्बन लाइन की अगर बात करेंगे तो लाइन दैट सेपरेट्स
that separates our atmosphere from the exosphere, उसको बोलते हैं कार्बन लाइन। और क्यूपर बेल्ट होता है जहाँ से हमारे प्लैनेट्स ख़त्म होते हैं और आउटर एक तो प्लैनेट्स ख़त्म होने के बाद का जो, जैसे कि हमने पढ़ा था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसके बाद था एस्टेरॉइड बेल्ट, देन जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इसके बाद था क्यूपर बेल्ट, ये हमने देखा था। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे एंड दैट इज़ वाटर ऑन अर्थ। पानी ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि वाटर की बात हो रही है ना। डीप ब्रीथ, सिट स्ट्रेट। तो अभी स्टार्ट करते हैं वाटर ऑन अर्थ। तो हमारी अर्थ पे कितना वाटर है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो अर्थ पे हमारी वाटर है 97%, 97.2% टू बी वेरी प्रिसाइज। इतना वाटर है सेलाइन वाटर। वाटर तो मतलब पूरा 100% जितना भी वाटर है। पहली बात तो हमने ये पढ़ा था वाटर है कितना, तो हमने ये पढ़ा था, एक सेकेंड, हमने ये पढ़ा था कि अर्थ पे जो लैंड है वो रफली 70% है या फिर 71% है, और जो वाटर है वो 31 या फिर रफली 30% है। अब ये जितना भी पानी है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सेलाइन यानी जो पानी खारा है, पीने योग्य नहीं है, और अभी तक हम टेक्निक नहीं बना पाएंगे किस तरह से जो हमारा ओशन वाटर है जो कि खारा पानी है उसको हम फ्रेश वाटर में तब्दील कर सकें। और दूसरा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है वो जो पीने योग्य पानी है, ठीक है। अब ये जो सेलाइन वाटर है ना, जो पीने योग्य नहीं है, जिसको हम अल्कलाइन वाटर भी बोल सकते हैं, ये पूरे वाटर का जितना वाटर है, अगर हम ये 30% वाटर मतलब पूरे वाटर को हम 100% मानेंगे, तो उस 100% वाटर में, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, लैंड वैंड हटा देता हूँ यहाँ से, वाटर जितना भी है, ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही हो गई अभी। तो वाटर जितना भी है 100% जितना भी पानी है उसमें से सेलाइन कितना है, सेलाइन है 97.2%, और जो फ्रेश है वो रफली 2.8% है। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या, लैंड 70% और वाटर मतलब 30% या फिर 31% रफली, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सेलाइन वाटर कितना है, यानी पीने योग्य नहीं है, जो खारा है 97.2 और पीने योग्य है 2.8 फ्रेश वाटर। अब तुमसे पूछेगा कि जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ कहाँ पे कितना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, वाटर ऑन अर्थ 97% सेलाइन है, 3% रफली, जो मैंने 2.8% लिखा है टू बी वेरी प्रिसाइज, बट रफली इसको हम 3% कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो फ्रेश वाटर है ना, इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट देखो तुम किसका है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स का। आइस कैप और ग्लेशियर में, यानी कि जितना भी फ्रेश वाटर है पीने योग्य है वो तो भाई ग्लेशियर्स ने लेके रखा हुआ है, उनके पास है। उसके बाद जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है ग्राउंड वाटर के पास। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं इस 2.8% को, तो सबसे ज़्यादा हमारा आइस कैप्स और ग्लेशियर में होगा, कितना, रफली 68% जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे आता है हमारा ग्राउंड वाटर, 30%। 30% किसका, इस 2.8 मतलब 2.8% का। वैसे तो अगर हम देखें तो 0.68% कुछ निकल के आएगा। वैसे अगर हम आइस कैप्स देखें पूरा फ्रेश वाटर का तो 2% निकल के आएगा, 2%। आप ये समझ लो कि पूरा 97 चलो कंसिडर कर लो, इतना मतलब इतना को हटा दो, 3% बचा फ्रेश वाटर, उसमें से 2% तो ग्लेशियर्स के पास ही है, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, और उसके बाद जो 0.68% है वो ग्राउंड वाटर के पास है। ये तो है पूरे फ्रेश वाटर का परसेंटेज याद करना है क्या, मत याद करो, बस थोड़ा देख लो, ठीक है। अभी तो परसेंटेज नहीं पूछा गया, पहले तो ऑर्डर आप अच्छे से याद कर लो। पहले मेन है आपको ऑर्डर याद करें अच्छे से, परसेंटेज बाद की बात है। आइस कैप्स हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, देन लेक्स हो गया, ठीक है, लेक्स पे उसके बाद है सबसे ज़्यादा, ठीक है, लेक्स। अगर 3 ऑर्डर भी याद रखोगे आराम से चलेगा, ठीक है। IGL करके याद कर लो या फिर GGL करके याद कर लो, आइस ग्राउंड वाटर एंड लेक्स, ठीक है, IGL। देन उसके बाद अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में है, देन रिवर्स में एंड सो ऑन, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाटर में देख लिया। अब आते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होती है आर्द्रता। लेकिन क्यों ना आर्द्रता पहले से पढ़ने से पहले हम वाटर साइकिल को समझ लें, जल की जो पूरी साइकिल बनती है उसको समझ लें, वाटर साइकिल क्या होती है, ठीक है। तो वाटर साइकिल होती है कि वाटर किस तरह से एक फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वाटर किस तरह से पूरे साइकिल में घूमता रहता है। जैसे यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ये मान लो कि पानी पड़ा हुआ है ये, ठीक है, वैसे तो ग्राउंड वाटर यहाँ पे शो किया गया, तो ये वाटर है, ठीक है। हीट पड़ेगी यहाँ पे, इंसुलेशन रिसीव होगा, इंसुलेशन अभी हमने पढ़ा है क्या होता है। तो ये वाटर इवेपोरेट होगा,
इवेपोरेट जो होता है वाटर, इवेपोरेशन इसको बोलते हैं। और इवेपोरेशन होता क्या है? इवेपोरेशन होता है जहाँ पे जो लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट होती है, ये वाटर वेपर, या फिर वाटर वेपर हमारा गैस ही तो हुआ, तो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। लिक्विड जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, नहीं लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है इवेपोरेशन के थ्रू। अब जब गैस में चेंज हुआ, वाटर वेपर में ये कन्वर्ट हुआ, अब ये इसमें ये वाटर वेपर से फर्दर ये लिक्विड में तब्दील होगा, यानी कि ये वाटर वेपर से, यानी कि जो गैस से लिक्विड फिर से बनेगा, वाटर वेपर से फिर से वाटर बना, यानी कि गैस से फिर से लिक्विड बना। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन इसको बोलते हैं हिंदी में, कंडेंसेशन हिंदी में संघनन। अब होगा क्या, ये कंडेंसेशन के थ्रू बादल बन गए। डिफरेंट फॉर्म्स का कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन डिफरेंट तरह का होता है। अब ये जो बादल हैं ये बरसेंगे और क्या इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा है कि एक तरह से जो पानी ऊपर कंडेंस हुआ था वो नीचे ग्राउंड तक आ रहा है, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बस। और प्रेसिपिटेशन की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ऐसे नहीं बारिश होती है, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, बट पहले ह्यूमिडिटी के बारे में समझ लेते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी को बोलते हैं हिंदी में आर्द्रता। ये होती क्या है? ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में कितना वाटर वेपर है, जल वाष्प है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक। ह्यूमिडिटी दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट जिसको हम पूर्ण आर्द्रता बोलते हैं, और रिलेटिव जिसको सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि कितनी लंबी लंबी यार, इतना लोड मत लिया करो ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा समझ लो, फील ले लो कि ह्यूमिडिटी होती क्या है, बाकी तो ऑप्शन तो होगा ना सामने, कर दोगे आराम से, ठीक है। रिलेटिव की अगर बात करें, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी, कंपेयर्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी। मतलब ये कि औकात कितनी है, औकात के हिसाब से है कितना, समझ रहे हो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारी जो एयर है वो होल्ड कर सकती है, उसकी कितनी औकात है। रिलेटिव का मतलब है उस औकात के अगेंस्ट में उसने कितना होल्ड कर रखा है, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो जो वार्म एयर होती है, अब आप ये बताओ, वार्म एयर की औकात ज़्यादा होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, या फिर कम होती है? तो वार्म एयर की ज़्यादा होती है, कोल्ड एयर की कम होती है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, यानी उसकी ह्यूमिडिटी वार्म एयर ज़्यादा ह्यूमिड होती है, ठीक है। तभी गर्मियों के टाइम पे ह्यूमिडिटी हमें महसूस होती है, ना कि सर्दियों के टाइम पे। इज दैट क्लियर कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है? इसको मेजर किससे करते हैं? इसको मेजर करते हैं हम हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइग्रोमीटर, हाइड्रो नहीं है, ध्यान रखना। हाइड्रो से तो वाटर की डेंसिटी को मेजर करते हैं, ये है हाइग्रो, हाइड्रो मैंने लिख दिया, ठीक है, हाइग्रोमीटर होगा, ठीक है, हाइग्रोमीटर। इज दैट क्लियर? ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है और ड्यू पॉइंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर अगर हमारी एयर एक ऐसा पॉइंट रीच कर जाए कि अब उसके बियॉन्ड वो वाटर ले ही नहीं सकती है। तुमसे अगर मैं बोलूँ, तुमको मैं पढ़ाता जाऊँ और एक पॉइंट ऐसा आएगा तुम बोल जाओगे, तुम बोलोगे अब नहीं हो पाएगा हमसे सर। तुमको मैं खिलाता जाऊँ, तुम बोलोगे अब ना खा पाएंगे हम। तुमको पिलाता जाऊँ पानी, तो तुम बोलोगे अब नहीं हो पाएगा सर। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसा पॉइंट रीच कर रहे हैं जिसके बियॉन्ड आपकी क्षमता खत्म हो रही है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। सैचुरेशन बोलते हैं कि भाई अब हम सैचुरेट हो चुके हैं पूरी तरह से, है ना। तुम करते जाओ पढ़ाई, और उसके बाद तुम सैचुरेट हो जाओगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे सैचुरेशन लेवल आप रीच कर गए। टॉकिंग अबाउट ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे सैचुरेशन लेवल रीच होता है, ठीक है। टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी मैंने बताया था होता क्या है, ये वाटर वेपर वाटर में जो कन्वर्ट होता है उसको कंडेंसेशन, संघनन बोलते हैं, ठीक। अब डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कंडेंसेशन के। जैसे हमारा पहला फॉर्म होता है ड्यू,
ओस की बूंदें आपने देखी होंगी, ओस की बूंदें इस तरह से होती हैं, तो ये फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है। इसमें ऐसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस ध्यान रखना कि भाई ड्यू क्या होता है, ड्यू होती है ओस, ठीक है। और ड्यू बनती क्यों है, बनती इसी वजह से जो हमने टेम्परेचर इन्वर्जन देखा था। ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, हो सकता है तो मैं भी कर रहा हूँ ठीक है। तो ड्यू बनती क्यों है, तो ड्यू बनती है कि जब कोई सॉलिड सरफेस होता है वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, वहाँ पे वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सर नहीं भाई, हमने तो पढ़ाई ही बोला था, बाकी तो जो तुम्हें समझ में आए। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन एक कोल्ड सरफेस में हो रहा है। ड्यू यानी कि जो ओस है वो कब देखने को मिलती है, सर्दियों के टाइम पे देखने को मिलती है। और सिर्फ यहीं पे नहीं देखने को मिलती कि पत्तियों में नहीं देखने को मिलती है, ओस हमें देखने को मिलती है जिसको हम शबनम बोलते हैं हिंदी में ठीक है। तो ड्यू हमें और भी जगहों में देखने को मिलती है, जैसे कार में देखने को मिलती है, बहुत जगहों में देखने को मिलती है। वो एक जहाँ पे भी ठंडी सरफेस मिलेगा, ठीक है, एयर को, तो एयर जो है वहाँ पे कंडेंस कर जाएगी, वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा है हमारा फॉग एंड मिस्ट। फॉग एंड मिस्ट क्या होता है, फॉग को बोलते हैं हिंदी में कोहरा और मिस्ट को बोलते हैं कुहासा। जब अगेन मैंने आपको बोला कि किस तरह से जो हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, लॉन्ग विंटर नाइट होती है तो पूरी हीट चली जाती है। अब क्योंकि पूरी हीट चली गई, ये वाली जो एयर है नीचे जो कांटेक्ट में है वो ठंडी हो गई। अब क्योंकि ये ठंडी हो गई, ठंडी जो एयर होती है उसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है, तो वो वाटर ज़्यादा होल्ड नहीं करेगी और कंडेंस हो जाएगी, यानी कि ये कंडेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो कोई सॉलिड सरफेस है नहीं, यहाँ पे कंडेंसेशन कहाँ पे हुआ, तो कंडेंसेशन पता है यहाँ पे कहाँ पे हुआ, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के एक सेकेंड, यहाँ पे भी कलर उतना अच्छा से विजिबल नहीं है ना, ये वाला विजिबल है, हाँ, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के आसपास। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, छोटे 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 बहुत छोटे, स्मोक के पार्टिकल्स हो गए। स्मॉग टर्म आपने सुना है, स्मॉग पता है क्या होता है, स्मॉग होता है फॉग, एक जगह रुक जा भाई फॉग प्लस स्मोक या फिर स्मोक प्लस फॉग, इसको बोलते हैं क्या, स्मॉग बोलते हैं, स्मोक प्लस फॉग। तो यहाँ पे विजिबिलिटी और ही भयंकर तरह से कम हो जाती है और चोक हो जाते हैं काफ़ी लोगों के, जो सांस नहीं ले पाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है वो स्मोक है। स्मोक वैसे तो यहाँ पे डस्ट होता है यूजुअली, जैसे गांव वगैरह में है, तो वहाँ पे कहाँ पे उतना ज़्यादा प्रदूषण तो होता नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारे डस्ट पार्टिकल हो गए तो उनके अराउंड जो है वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता है और उसके अराउंड कंडेंसेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस में हो रहा है, ठीक है, शबनम अगर बात करें, और फॉग इसके अराउंड हो रहा है। क्लियर हो गया। मिस्ट क्या होता है, फॉग तो कोहरा होता है, मिस्ट कुहासा होता है, सेम इसी तरह होता है, बस इसमें ये होता है कि मिस्ट में जो साइज होता है, डायमीटर होता है, वो कम होता है जो हमारी लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनका, ठीक है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, उसके अराउंड कंडेंसेशन हो गया तो ये लिक्विड बन गए छोटे छोटे छोटे, ठीक है। तो मिस्ट में छोटे बनते हैं ये। फॉग में विजिबिलिटी लेस देन 1 किलोमीटर होती है, विजिबिलिटी लेस देन 1 किलोमीटर, और मिस्ट में 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, यानी कि थोड़ी ठीक ठाक विजिबिलिटी होती है फॉग के कंपैरिजन में, लेकिन उतनी भी नहीं होती है। क्लियर। तो ये हमारे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। ये है हमारा चौथा फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, आप बोल सकते हैं दीज आर क्लाउड्स। बादल भी तो कंडेंस ही हुआ, कैसे क्लाउड्स बने, तो क्लाउड्स ऐसे बने कि भाई हमारा पहले तो जो पानी था नीचे, पानी में इंसोलेशन पड़ा, इवापोरेट हो गया, यानी कि लिक्विड जो आपका गैस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। वो वाटर वेपर फर्दर जो है क्लाउड के फॉर्म में कंडेंस हो गया, संघनन हो गया। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब क्लाउड ज़्यादा झेल नहीं पाएगा, ठीक है, उसकी एक सैचुरेशन लेवल रीच कर जाएगी तो वो पानी डाल देगा, यानी कि पानी जो है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में निकल आएगा। तो प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लाउड्स पहले पढ़ लेते हैं, क्लाउड्स के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो क्लाउड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो लोअर क्लाउड्स और दूसरे अपर क्लाउड्स, ठीक है। लेफ्ट साइड में वाले लोअर क्लाउड्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है हमारे लोअर क्लाउड्स एंड ये है हमारे हायर क्लाउड्स, यानी हाइट इनकी ज़्यादा हाइट में देखने को मिलेंगे। तो ऊपर वाले जो आप देख पा रहे हो इनको बोलते हैं निम्बस। निम्बस की खासियत ये होती है कि ये रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ये रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं। अब देख सकते हैं जो भयंकर बरसात के टाइम पे नहीं एकदम धुंध छा जाती है, एकदम ब्लॉक कर देते हैं सनलाइट को, तो दे ब्लॉक सनलाइट, एकदम अंधेला हो जाता है एकदम से, वो यही वाले निम्बस वाले हैं ये, ठीक है, ब्लॉक करते हैं सनलाइट को, यानी ये ओपेक होते हैं, यानी सनलाइट को ब्लॉक कर लेते हैं इसे, रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, लो लेवल में देखने को मिलते हैं। नीचे दो जो आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रेटस हैं,
स्ट्रेटस जो क्लाउड्स हैं ये लो लेवल के ही क्लाउड हैं। ये वर्ड स्ट्रेटा से डिराइव हुए हैं। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स। कौन सी फॉर्म ऑफ रॉक जो है हमारी लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो ये लेयर्ड क्लाउड्स के नाम से जाने जाते हैं। लेयर्ड क्लाउड्स ये भी लो लेवल क्लाउड्स होते हैं, लेकिन इनकी जितना भयंकर बारिश नहीं करते निम्बस जितना। अब आते हैं हायर क्लाउड्स पे। हायर क्लाउड्स में सबसे पहले हमारा ये क्यूमुलस, इसको बोलते हैं क्यूमुलस। क्यूमुलस क्लाउड्स में खासियत ये होती है कि इनका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है, टॉप इस तरह से वूल की तरह होता है, फ्लफी होता है। यानी कि दीज क्लाउड्स आर वूल शेप्ड। कैसे शेप होते हैं? ऊन के शेप, मतलब वूल की तरह इनका शेप होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं इनका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है, तो फ्लैट बेस होता है इनमें, फ्लैट बेस होता है और वूल शेप होते हैं, फ्लफी होते हैं। नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये सिरस क्लाउड्स हैं। सिरस सबसे हाईएस्ट क्लाउड है, सबसे ऊंचाई में हमको देखने को मिलते हैं सिरस टाइप ऑफ क्लाउड। ठीक है, ये जो क्लाउड्स होते हैं ये कभी बारिश कर ही नहीं सकते हैं। क्यूमुलस कर सकते हैं, क्यूमुलस एज यूजुअल करते नहीं है। अगर क्यूमुलस आपस में मिल गए तो वो निम्बस बना देंगे, देन बारिश हो सकती है। ठीक है, सिरस तो कभी बारिश कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज दे आर फेदर लाइक क्लाउड्स। फेदर, पंख की तरह लगते हुए क्लाउड हैं। आपने देखा होगा वो फेदर जैसे ऊपर, ये कब लगता है आपको बारिश करेंगे? जब क्लियर स्काई होता है, एकदम क्लियर होता है, तो आप देखो दूर ऊपर। अभी तो जैसे कि उतना क्लियरली विजिबल नहीं होते, जैसे भी थोड़ा सा गर्मियों का मौसम आने दो तो एकदम जो सुबह क्लियर आप देखो तो ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, जब देखना कभी ऊपर जाके। ठीक है, फेदर लाइक क्लाउड्स होते हैं ये, फेदर लाइक क्लाउड्स होते हैं ये। ठीक है, चलो मैं टेलीग्राम पे किसी दिन पिक्चर पोस्ट करके तुमसे पूछूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, एक्चुअल के क्लाउड्स की फोटो पोस्ट करके। ठीक है, ना बता पाए ध्यान रखना। फिर ये कौन से टाइप ऑफ क्लाउड है? ये तो काफ़ी भयंकर टाइप लग रहा है। हाँ, ये भयंकर टाइप ही होते हैं। इनको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलो निम्बस, यानी इनमें क्यूमुलस भी है और निम्बस भी है। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। बस हम आखिरी टॉपिक पे चल रहे हैं, बस इसके बाद फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल देखना खत्म है, बस उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्यूमुलस क्या होते हैं? क्यूमुलस होते हैं ऊपर देखने को मिलते हैं, वूल शेप के होते हैं, वूल भी है। निम्बस क्या होते हैं? बहुत भयंकर टाइप होते हैं, मतलब कि ओपेक होते हैं, सनलाइट को ब्लॉक करते हैं, वो भी दिख रहे हैं, लो लेवल में भी दिख रहे हैं और हाई लेवल भी दिख रहे हैं। तो इनको क्या इस प्यार को क्या नाम दें? जैसे है तो इन क्लाउड्स को क्या नाम दें? तो ये नीचे भी है, ये ऊपर भी है, तो इनको बोल देते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। अब ये जब होते हैं ना तो ऐसे नहीं होते हैं, जब होते हैं तो थंडर स्टॉर्म आती, बहुत भयंकर बारिश होती है। जब साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, चक्रवात, जो कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो जब वो आते हैं साइक्लोन्स, तब यही फॉर्म ऑफ क्लाउड्स बनते हैं जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है जब साइक्लोन्स आते हैं। तो इनको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, और इनमें एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। आप देख सकते हैं कितना वर्टिकल डेवलपमेंट यहाँ पे है। रुक जाओ, हो सकता थोड़ा सा बफरिंग हुई हो, आई थिंक, बिकॉज चार्जिंग पे लगाया मैंने। ठीक है, तो ये इसमें एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है इन तरह के क्लाउड्स में, एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये जो क्लाउड हैं, अब क्लाउड जो अपना ये कंडेंस करके बैठे हुए उसको नीचे डालेंगे, तो सबसे बेसिक फॉर्म है रेन, जिसको हम सब जानते हैं, जो बारिश होती है। ठीक है, ये सबसे बेसिक फॉर्म है। अब आते हैं स्लीट, हेल और स्नो। ये सब सॉलिड के फॉर्म में आते हैं। ये तो पानी तो लिक्विड के फॉर्म में, रेन तो लिक्विड के फॉर्म में आता है ना, और स्लीट, हेल और स्नो ये आते हैं बर्फ़ के फॉर्म में, जिसको हम बर्फ़ बोलते हैं बस। लेकिन हम इसको बोल तो दिया बर्फ़, लेकिन बर्फ़ के डिफरेंट, जैसे कि ओलावृष्टि आपने सुना होगा। गर्मियों के टाइम पे जब बहुत भयंकर एकदम से बारिश होती है तो ओलावृष्टि होती है, इस तरह से बड़े बड़े ओले गिरते हैं। गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? इसको क्या आप जो हिमाचल में स्नोफॉल होती है, उत्तराखंड में जो स्नोफॉल होती है, कश्मीर में जो स्नोफॉल होती है, क्या आप उसको सेम बोल सकते हैं? ना। तो इसको ओला को बोलते हैं हेल, और ये जो स्नो होती है उसको स्नो बोलते हैं। स्लीट क्या होती है? स्लीट छोटा फॉर्म ऑफ हेल होता है, छोटे छोटे इसमें होते हैं, और ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर होता क्या ना कि इनका साइज़ छोटा हो जाता है। साइज़ छोटे होने के डिफरेंट रीजंस है, जैसे कि हो सकता है जब ये नीचे गिर रहे हो हेल तो एक वार्मर लेयर इनको मिल गई, और उस वार्मर लेयर की वजह से वो पिघल गया बाहर। ठीक है, मतलब जो इनका आउटर कवरिंग है, जिसकी वजह से छोटे हो जाते हैं। स्लीट ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरते हैं इसलिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हेल, स्लीट, रेन, स्नो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ड्यू ये फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एंड द लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यानी कि किस तरह की रेनफॉल होती है, किस तरह की बारिश हमें देखने को मिलती है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं होंगी तो अभी पूछ लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज ये हमारा लास्ट ही टॉपिक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्षा के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ रेनफॉल में कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसको हम संवहनीय वर्षा बोलते हैं। संवहनीय वर्षा सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ रेनफॉल है।
ये पानी पड़ा हुआ है, इंसोलेशन पड़ा, इवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, और ये हो गई हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल। सिंपल टाइप ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। दूसरा होता है दूसरा टाइप ऑफ हमारा रेनफॉल होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल, ये साइक्लोन जब आता है, चक्रवात, उसकी वजह से जो रेनफॉल होती है उसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल होते हैं। कल हम पढ़ेंगे साइक्लोन आते क्यों हैं। तो मेनली ये ध्यान रखना, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से दाब के अंतर, जो दाब में अंतर आता है उसकी वजह से जो रेनफॉल होती है उसको हम बोलते हैं। प्रेशर को किस डिवाइस से मेजर करते हैं कॉमेंट में बताएंगे। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि क्लाउड्स की स्टडी को बोलते हैं नेफोग्राफी, ठीक है। क्लाउड्स की स्टडी जो अध्ययन है इसको हम बोलते हैं नेफोलॉजी, नॉट ग्राफी, ठीक है। नेफोलॉजी, नेफोलॉजी बोलते हैं इसको, क्लाउड्स की स्टडी को, ठीक है। एंड साइक्लोनिक रेनफॉल प्रेशर के डिफरेंस वजह से और बैरोमीटर से इसको मेजर करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कल वाले में कि जहाँ पे भी आपको ओरो वर्ड दिख जाएगा उसका मतलब क्या होगा, जरा बताइए कमेंट में जल्दी से। ओरो वर्ड जहाँ पे देखने को मिलेगा तो वो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा माउंटेन। तो जो रेनफॉल माउंटेन की वजह से होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। माउंटेन की वजह से कैसे रेनफॉल हो सकती है, तो देखिए जब हमारा हीटिंग हुआ, ठीक है, तो वाटर से वाटर वेपर बना, तो अगर ये बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर उठते रहेंगे क्लाउड, या फिर मतलब जब ऊपर होते हैं क्लाउड तो होता क्या है कि ये ठंडे हो जाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपनी की ख़त्म हो गई, तो अब ये बारिश कर देते हैं तुरंत, ठीक है। अब ये काम अगर माउंटेन करवा दें, जैसे कि यहाँ पे मॉइस्ट राइजिंग एयर है, गर्म हवा है, राइज कर रही है, तो ये क्लाउड क्या करेंगे, जैसे क्लाउड ये हेल्प कर देते हैं इसको उठाने में हवा को, यानी कि जल्दी से इसका सैचुरेशन लेवल पहुँचाने में इसकी मदद कर देते हैं, जिसकी वजह से तुरंत यहाँ पे इस साइड में रेनफॉल होगी, बिकॉज इसी साइड में क्लाउड बना है, ठीक है। तो इस साइड को बोल देते हैं जहाँ पे बारिश हुई, इसको बोल देते हैं विंडवर्ड साइड, जहाँ पे विंड ने बारिश करवा दी, और विंडवर्ड साइड, और दूसरे वाले साइड को बोल देते हैं लीवर्ड साइड, इस साइड बारिश नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन की वजह से रेनफॉल हुई। देखिए हुआ कन्वेक्शन ही, लेकिन माउंटेन का यहाँ पे रोल था, तो इसलिए ओरोग्राफिक रेनफॉल बोला। और ये जो लीवर्ड साइड है इसको रेन शैडो रीजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ बारिश नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट हैं, जो कि हमारे गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक हैं, टोटल 6 स्टेट्स में फैले हुए हैं। ये हम इंडियन ज्योग्राफी जब परसों से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो इसका जो वेस्टर्न साइड है ना, यहाँ पे जम के बारिश होती है। यहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती है, जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ रीजन हैं जैसे मुंबई वगैरह, तो यहाँ पे खूब बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। लेकिन विदर्भ जैसे रीजन होते हैं वहाँ पे किसान सूखे की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि हैं दोनों महाराष्ट्र में ही। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज वेस्टर्न साइड में ये जो है वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये इस तरह से यहाँ पे बारिश करवा लेते हैं, क्योंकि मानसून सबसे पहले यहीं पे स्ट्राइक करता है ना, ऐसे करके जो अरेबियन सी ब्रांच है मानसून पूरा हम पढ़ेंगे। तो इसी वजह से जो है क्यों, मतलब अगर कभी पूछ ले कि एक साइड किसी भी स्टेट का, चाहे कर्नाटक हो चाहे महाराष्ट्र, ज़्यादा बारिश होती है, एक साइड में नहीं होती है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से। एक साइड होता है विंडवर्ड साइड और दूसरा लीवर्ड साइड, जिसको रेन शैडो जोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना जो चढ़ती हुई विंड होती है उसको बोलते हैं एनाबैटिक, और जो गिरती हुई विंड होती है उसको बोलते हैं कैनाबैटिक, ठीक है, या फिर कैटाबैटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी खत्म होती हैं। अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, फिर हम बढ़ते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ। ऑलराइट, सर बादल क्यों चलते हैं, और हवा होती है ना, तो हवा की वजह से चलते हैं वो भी। टाइनर तो नहीं लिए अभी, टाइनर देखना पड़ेगा, टाइम नहीं मिलता है। और टाइनर के साथ ये सब क्यों लगा रखे हो भाई हमें तो कुछ गलत चीज़ लग रही है सर। पैसेंजर प्लेन तो ऑलमोस्ट वही आप मान के चलो कि कभी कभी क्लाउड्स नीचे ही होते हैं, तो अपर ट्रोपोस्फेयर में बोल सकते हैं उड़ते हैं वो, ठीक है, अपर ट्रोपोस्फेयर में। और हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा एटमॉस्फेयर किस कलर का होता है एक्चुअल, तो इट इज़ ब्लैक, ठीक है। तो वो एक्चुअली ब्लैक होता है। नीला हमें क्यों अपेयर होता है, वो होता है स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन की वजह से जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ भैया अंधेरा होता है, ठीक है, अंधेरा नहीं होता है। स्टेटा के फॉर्म में कौन से क्लाउड होते हैं, अमन मतलब कैसा डाउट पूछते हो यार तुम, गुस्सा दिला रहे हो क्या जानबूझ के।
ये लिखा नहीं हुआ, ये लेयर स्टेटस लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, स्टेटस वाले। ये स्टेटस नाम में ही स्टेटा है। क्लाउड्स के नेम रटना है क्या? हाँ रटना है। निम्बस सबसे ज़्यादा घंघोर बादल होते हैं, खूब बारिश करते हैं और ओपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ठीक है। रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं। कांट वी डिस्टिल सलाइन वाटर, अभी इस तरह की टेक्निक्स आई नहीं हिमांशी, ठीक है, जो एकदम तुरंत कन्वर्ट कर दें। अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई नहीं है। सर आपका पेड कोर्स लेने से एसएससी स्टेनो का जीके जीएस क्लियर, एसएससी स्टेनो यूपीएससी सिविल सर्विस क्रैक करके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये एसएससी के सारे एग्जाम्स, ठीक है। स्टेनो सीपीओ जितने भी हैं, मैंने पहले ही बताया था। फेस रील हो गया आज आपका? अच्छा कहाँ पे, कब, कैसे? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। और भाई कल किसका किसका प्लान है एक्स्ट्रा स्टडी करने का? चलो भाई पहला क्वेश्चन, कौन बोलता है जूनियर इंजीनियर के सर क्वेश्चन नहीं करवाते हैं? पहला क्वेश्चन ही लो, ठीक है, एसएससी जी और वो भी लेटेस्ट एकदम। व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ CO2 N2 एंड O2 इन द एटमॉस्फेयर? अब एकदम आराम से होने चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। अब इतने आराम से नहीं, थोड़ा रिवीजन करेंगे तो आराम से भी होने लगेंगे। देखो जाबिर खान एसएससी जेई के लिए क्या सोचा, देखो तुम्हारे लिए हमने पहला क्वेश्चन रखा है जाबिर। ठीक है। तो CO2 की अगर मात्रा बात करें, जिसके भी जो अन्य तरह के डाउट होते हैं ना लेक्चर के अलावा, तो लास्ट के लिए एकदम संभाल के रखा करो, लास्ट में जो हम जवाब देंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो CO2 की अगर बात करें 0.04%, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% रफली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद डेली एटमॉस्फेयर वेदर चेंजेस? तो कौन सी लेयर है जहाँ पे डेली वेदर चेंजेस होते हैं, यानी कि मौसमी घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं? तो इट इज़ दी ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल, जहाँ पे टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर ऊपर जाने में घटता है। एवरेज थिकनेस 13 किलोमीटर्स होती है। जहाँ पे हमारे क्या बस इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में। कितनी हाइट पे? 35 किलोमीटर्स की हाइट पे। स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर जाती है 50 किलोमीटर्स पे, जहाँ पे हमें स्ट्रेटोपॉज देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? स्ट्रेटोपॉज में ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। व्हाट इज सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मीन्स रीजन ऑफ मिक्सिंग? वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत का अर्थ है मिश्रण का क्षेत्र? तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, उसमें जो ट्रोपोस है वो लैटिन वर्ड ट्रोपोस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब मिक्सिंग ऑफ गैसेज होता है। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर? CHSL 2023। देख रहे हैं सारे वही क्वेश्चन हैं, भर के क्वेश्चन। 13 किलोमीटर। पोल्स पे कितनी होती है, ध्रुवों पे कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है। एंड इक्वेटर पे यानी कि भूमध्य रेखा पे कितनी होती है? 18 किलोमीटर। तो एवरेज 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी स्ट्रेटोस्फेयर? समताप मंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ये मेजोस्फीयर के ऊपर है, यही तो गलत है बस, क्योंकि ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर है। स्ट्रेटोस्फियर, देन मेजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है 50 किलोमीटर तक है, ओजोन गैस है यहाँ पे। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, ये सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स है, तभी यहाँ पे जेट्स उड़ते हैं। जो हमारे पैसेंजर वाले लेते हैं थोड़ा सा नीचे उड़ते हैं, ठीक है, मतलब रफली 9 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली हाइट में। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द मेटियोराइट्स बर्न अप ऑन द एंटरिंग फ्रॉम स्पेस? किस लेयर में बर्न हो जाते हैं? तो एम से मेटियोराइट्स एंड एम से मेजोस्फेयर, ठीक है। मेजोस्फेयर इज दी कोल्डेस्ट लेयर ऑल्सो, सबसे ठंडी लेयर भी यही होती है हमारी। 8th क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? तो हमें पता है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.037% एंड ऑर्गन 0.9% और 1% रफली। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन? तो रेडियो ट्रांसमिशन में यानी रेडियो प्रसारण में कौन सी हमारी सहायता करती हैं? तो रेडियो वेव्स कौन सी लेयर रिफ्लेक्ट करती है? तो इट इज़ थर्मोस्फियर और आयोनोस्फियर। जो यहाँ पे आयन्स देखने को मिलते हैं वो क्या करते हैं? इसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेजते हैं। एट वॉट हाइट डू दी जेट स्ट्रीम्स ब्लो इन इंडिया ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स? तो जेट स्ट्रीम, जेट धाराएँ होती हैं, किस सर्दियों के किस महीने में, सॉरी वॉट हाइट ना कि महीने में, ठीक है। हाइट अब कौन सी है? तो हाइट हमने देखा था जो हमारी अपर ट्रोपोस्फियर है दैट इज़ 9 से 13 किलोमीटर्स, यहाँ पे ब्लो होती हैं जेट स्ट्रीम, जो कि हाई स्पीड में ब्लो होने वाली विंड्स हैं, जो कि हमारे इंडियन वेदर पैटर्न को बहुत अफेक्ट करती हैं। वो हम देखेंगे मानसून को भी, गर्मियों के टाइम पे भी और सर्दियों के टाइम पे भी, किस तरह से वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लेके आती हैं सब कॉन्टिनेंट में और सर्दियों में बारिश करती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज शील्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? शील्ड, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेस रेडिएशन से कौन हमें प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 35 किलोमीटर की हाइट पे ओजोन लेयर देखने को मिलती है, और इस ओजोन डे 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, जहाँ पे हमने CFC को फेज आउट करने की बात कही थी, ठीक है। एक वियना कन्वेंशन भी हुआ था ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन को लेके ही, ठीक है, वियना कन्वेंशन, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी है वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की ही एक सिटी है, और या फिर ऑस्ट्रिया मतलब कि ये सिटी है वियना, वहीं पे ही मतलब जो कैपिटल सिटी है आपका एक और चीज़ का हेडक्वार्टर है। ज़रा बताइए वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है, और अंगोला उस ऑर्गेनाइजेशन से वापस निकला, बाहर निकला। ये हमने अभी पिछले महीने में देखा था। विच टू गैसेज आर हैविंग द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेयर? हाइएस्ट, ठीक है। तो कौन सा किस गैसेस का है? तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। क्या पूछा था मैंने? अच्छा, तो वो होगा आपका ओपेक, है ना, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिससे कि अंगोला बाहर निकला है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है, ठीक है। द डैश लाइज अबव द मेसोस्फेयर एंड इज अ रीजन इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। मध्यमंडल के ऊपर स्थित और वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है? तो मेसोस्फीयर के ऊपर, मेसोस्फीयर में तो घटता है, सबसे कोल्डेस्ट है ये थर्मोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? तो ऑर्गन कितनी है? 0.9%, दैट इज 1%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? बताइए जल्दी से, कर चुके हैं आप। सर लेकिन सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड क्या होता है? यहाँ पे तुमको सोलेनॉइड कहाँ से याद आ गया? ये तो फिजिक्स में पढ़ा था ना हम लोगों ने। सोलेनॉइड होता है कि काफ़ी नंबर ऑफ टर्न्स की एक कॉपर की कॉइल, ठीक है, उसको सोलेनॉइड बोलते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर यूनिफॉर्म होती है और सबसे मैक्सिमम होती है। इस सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड घुसेड़ दूँ, मतलब डाल दूंगा, तो क्या बन जाएगी वो? बताओ जल्दी से। नाइट्रस होगा। अच्छा रजनीश, लेक्चर में तुम फोकस नहीं थे। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस लिखवाया था मैंने साफ साफ। CO2 वाटर वेपर, CO2 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये चारों क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं। सरफेस लेवल जो ओजोन होती है वो भी ग्रीन हाउस गैस होती है, हीलियम नहीं होती है, ठीक है। हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। बता देंगे ग्राइमेज हीट ट्रांसफर ही बता देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ये 16th, डैश इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग। पैनालिका, परिनालिका बोलते हैं, पैनालिका नहीं, परिनालिका हिंदी में बोलते हैं उसको। डैश इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। हाँ, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारा जो हीट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये फिनोमिना है जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। 17th, द डैश लेयर इज द अपर लिमिट ऑफ आर एटमॉस्फेयर, इट एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर अप टू 10,000 किलोमीटर्स। तो क्या है ये? एग्जॉस्फियर। और हमारे एटमॉस्फेयर को एग्जॉस्फियर से कौन सेपरेट करता है? इट इज़ व्हाट काइंड ऑफ लाइन? कार्बन लाइन, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको क्वेश्चन करने चाहिए, देख लेते हैं कितने हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये होमवर्क होगा, ठीक है। 18th क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हम वाटर वाले क्वेश्चंस करेंगे। विच इज़ दी सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन दी, ये तो कर ही लेंगे, ठीक है। कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे ही आप कर लेंगे। चलो इसको कर लो, स्टेटमेंट वाला ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयोनोस्फीयर इज नॉट करेक्ट? करो इसको जल्दी से। चलो, तो रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। तो आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट करता है, जो कि एक्चुअल में थर्मोस्फीयर है, जहाँ पे टेम्परेचर ऊपर जाने पे बढ़ता है, सबसे गर्म लेयर होती है। इट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स, इट इज़ अनाइज्ड बाई सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशंस। इट इज़ लोकेटेड इमीडिएटली अबाउट द स्ट्रेटोपॉज। तो स्ट्रेटोपॉज के ऊपर तो मेजोस्फीयर है ना कि थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, नॉट करेक्ट पूछा था। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर ही लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये कल किया था आई थिंक, ये वाला टॉपिक तो कल किया था। नेचुरल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ बाई सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल एजेंसीज ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, रॉक का टूट जाना, अपक्षय, या फिर वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड मास मूवमेंट क्या होता है? जब ये मूव करेगा। एंड इरोजन क्या होता है? जब कोई इसको लेके जाएगा। वो हमने कल तीनों चीज़ें देखी थी। अच्छा, ये सारे हमारे किस में आते हैं? वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन के लिए एक हम टर्म क्या यूज़ कर सकते हैं? जितने भी हमारे एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं, जैसे एंडोजेनिक प्रोसेस के लिए हम डायस्ट्रोफिज्म टर्म को यूज़ करते हैं, वैसे एक्सोजेनिक के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बताइए। डी से ही स्टार्ट होता है वो,
DENUDATION, डेन्यूडेशन, ठीक है। और जितने भी हमारे एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं उसके लिए कौन सा एक सोर्स रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए? एनर्जी कहाँ से आती है? क्लाउड्स पे आते हैं। नेफोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑब्वियसली बात है क्लाउड से होगा, ठीक है। तो डेन्यूडेशन के लिए जितने भी हमारी एनर्जी मिलती है वो सन से आती है, ठीक है। क्लाउड्स आर फाउंड बाय, क्लाउड्स कैसे, जब जल्दी जल्दी करेंगे, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। सबका सही है, भूमिका, राशिका, हिटलर, प्रिया, विकास, सबका सही है, लवन्या। सर आपने एग्रीकल्चर कहाँ पढ़ाया है? खेतों में पढ़ाएंगे आगे अभी, ठीक है। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाई, तो बादलों का निर्माण होता है कैसे? ये होता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंडेंसेशन के ही तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ड्यू, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स। क्लाउड्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। एक को तो हमने पढ़ा था निम्बस, जो कि रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, देन स्ट्रेटस लेयर के फॉर्म में होते हैं, क्यूमुलस जो वूल शेप में होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं, कॉटन शेप के शेप में एक तरह से बोल सकते हैं, जो उनका बेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। एंड देन हमने पढ़े थे लास्ट टाइम सिरस, सिरस जो है फेदरी क्लाउड्स होते हैं, फेदर के अपेयरेंस में, उनको हम हेलीज बेट्स भी के नाम से भी जानते हैं। विच साइकिल शोज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर, तो मूवमेंट ऑफ वाटर को कौन सा वो दिखाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन दिखाएगा? कार्बन साइकिल कार्बन के मूवमेंट को दिखाएगा, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स रिसीव करते हैं, देन वो ट्रांसफ़र होता है ह्यूमंस पे, फिर एनिमल्स पे, वो डेथ उनकी डेथ होती है, तो देन वो सॉयल में जाता है, सॉयल से फिर इस तरह से पूरी कार्बन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल भी वही है, किस तरह से नाइट्रोजन सबसे पहले एटमॉस्फेयर में होता है, वो फिर इस तरह से पूरा घूम के फिर से एटमॉस्फेयर के पास पहुंच जाता है। आंसर वुड बी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बिकॉज यहाँ वाटर की बात हो रही है, एंड हाइड्रो वर्ड मीन्स वाटर, ठीक। क्लाउड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ, तो क्लाउड किसके बने होते हैं? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, डस्ट, लाइट या वाइट कलर, तो आंसर होगा ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज, तो आर्द्रता को किससे मापते हैं? तो आर्द्रता को मापते हैं लैक्टोमीटर ना, लैक्टोमीटर, लैक्टो वर्ड जहाँ दिख जाए इसका मतलब होता है मिल्क, तो जो मिल्क की प्योरिटी है उसको हम मेजर करते हैं इससे, ठीक है, प्योरिटी को। आंसर होगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है। विच रेनफॉल इज कॉज्ड बाय द लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर मास लिफ्ट अप हो रहा है, वो टाइप ऑफ रेनफॉल को क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक या ऑल ऑफ द अबव? तो ओरोग्राफिक में लिफ्टिंग तो हो रही थी किसकी वजह से? माउंटेन की वजह से लिफ्टिंग हो रही थी, तो ये नहीं होगा। कन्वेक्शन में तो लिफ्टिंग इस तरह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से नहीं होती है, हीटिंग की वजह से होती है। आंसर होगा साइक्लोनिक रेनफॉल, जहाँ पे हीटिंग मतलब लिफ्टिंग प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ 31 वाला, बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ करेंगे, बाकी तो मैं प्रीवियस ईयर वाले भी उस पर आऊँगा, ठीक है, बाकी आप करेंगे। तो मेयर्स टेल्स किस क्लाउड को बोलते हैं? मेयर्स टेल्स, टेल, टेल पूंछ की तरह कौन से क्लाउड लगते हैं बताओ? पूंछ की तरह सिरस लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए है ना। और ये जो क्यूमुलो निम्बस होते हैं, क्यूमुलो निम्बस यहाँ पे नहीं है, बहुत भयंकर वो थंडर स्टॉर्म लाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ये करते हैं जो प्रीवियस में पूछे गए। सिरस एंड क्यूमुलस आर टाइप ऑफ, तो ये सिरस और क्यूमुलस किसके प्रकार हैं? देख रहे हैं कितने एकदम आसान से क्वेश्चन हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये है क्लाउड के टाइप्स, ऑप्शन नंबर सी। एरियाज़ लाइक दी अभी यार किया नहीं हम लोगों ने, जब मानसून करेंगे तब समझ में आएगा आपको। ये भी किया नहीं, नॉर्थ वेस्टर्स, साइक्लोन अभी पढ़ा नहीं है, कल करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके होते हैं ख़त्म। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो बीच में छूट गए थे, देन आपका होमवर्क है। चलो इस क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेन बियरिंग क्लाउड, आखिरी क्वेश्चन हमारा, करो इनमें से कौन सा रेन बियरिंग क्लाउड है? तो रेन बियरिंग कौन सा होगा? निम्बस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, जितने बाकी क्वेश्चन हैं, और बाकी कुछ क्वेश्चन बीच बीच में मैं छुड़वा देता हूँ क्योंकि ये अभी पढ़ा है नहीं टॉपिक, इसलिए। बाकी साइक्लोन तो अभी किया ही नहीं है टॉपिक, कल करेंगे और कल फिर साइक्लोन के वहीं पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को। बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेक्चर्स हैं ये बैच के लेक्चर्स हैं, और इनकी रिकॉर्डिंग और हैंड नोट्स, क्विजेज सारी बैच के अंदर होती हैं, जो कि परमार अकेडमी एप्लीकेशन और इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये नंबर पे आप, क्वेरी नंबर है ये, मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस पर आप आईफोन वगैरह की भी लिंक, जो लोग आईफोन में यूज़ करते हैं तो वो ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी दो बैचेस आपको दिखेंगे, जीके बैच 2.2 और एक रिकॉर्डेड बैच, तो प्रेफर दी 2.2, दोनों हैं सेम ही, लेकिन बस अगर आप रिकॉर्डेड प्रेफर करना चाहते हो तो गो विद द रिकॉर्डेड वन, लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो गो विद दी 2.0 जो सबसे ऊपर आपको दिखेगा, ठीक है। बैच बाद में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक, तो ध्यान रखना। सर आज अच्छा ब्रेकअप कर लिया, अब कल को क्या करूँगा मैं? अच्छा कल को क्या करोगे? हाथ से अपने लिखा पढ़ी करोगे और क्या करोगे? ठीक है, पढ़ाई करना, ठीक है, पेन उठाना, कलम उठाना और कलम की शक्ति का इस्तेमाल करना, ठीक है।
सर कल छुट्टी है तो सरस्वती पूजा। अरे तो भाई सरस्वती जी की पूजा कर लेना सुबह उठ के, कौन मना कर रहा है तुमको? क्या पूरे दिन सरस्वती की पूजा में लीन रहोगे क्या? या फिर कोई और सरस्वती माता है ये फिर? वी वॉन्ट लीव टुमारो सरस्वती पूजा। अरे भाई कौन सी सरस्वती माता है भाई जिनकी पूजा करोगे कल इतनी देर तक? कर लेना सुबह आराम से अच्छे से, कौन मना कर रहा है तुम्हें? सिंगल क्या करें, बोला तो भाई कि कलम का इस्तेमाल करो, और किसका इस्तेमाल करोगे? और दिखा दो पूरे दुनिया को कि तुम्हारी कलम में कितनी शक्ति है तुम्हारे। ठीक है चलो भाई, तो मिलते हैं कल। ठीक है, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी। सर मैं आपको टाइनर गिफ्ट कर दूंगा। अच्छा। 71% वाटर एंड 29, तो ही तो मैंने बताया था वो रफली 70% आप कंसिडर कर सकते हो। कल एक्स्ट्रा करेंगे पढ़ाई। कल पेन की कल पेन की पूजा करते हैं। अच्छा बिल्कुल, बातें बिहार की बिल्कुल सफिशेंट है। 2 डिवाइसेस पे साइमल्टेनियसली अवेलेबल नहीं है सैम। जैसे कि अगर आप करंटली देख रहे हो तो दूसरी डिवाइस पे एक साथ नहीं चलेगा। हाँ चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, लेकिन जैसे आप देख रहे हो तो एक डिवाइस पे एक टाइम पे ही लॉगिन हो सकता है, एक टाइम पे एक डिवाइस पे लॉगिन। ऑलराइट चले भाई, थैंक यू सभी को। थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल। और कल वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। थैंक यू।